Namaste and welcome to Organizer YouTube channel. Friends, this year we are celebrating 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, the icon who established the spirit of Dharma, Sanskriti, the spirit about protecting the selfhood of people dwelling in forests, whom we call as the scheduled tribes today. The person who sacrificed his life to fight against the British and their colonial designs. In fact, in Bharat, most of us who are influenced by English education and the colonial practices, it is the same very people who retain their original Bharatiya identity. And to celebrate their culture is our national duty. आजकल भारतीय ज्ञान परंपरा की बहुत बात होती है, लेकिन यही जंगल में रहने वाला जनजाति क्षेत्र है जिसने इस भारत की ज्ञान परंपरा को जीवित रखा, ब्रिटिशों के खिलाफ लड़ाई की, अपनी संस्कृति को बचाए रखा। उनकी इस साधना का सेलिब्रेशन दिल्ली में होने जा रहा है। 24th May 2026 in Delhi, there is going to be a special event commemorating 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, which is called as Janajati Sanskritik Samagam. It is a kind of a conglomeration of all scheduled tribes of India, and they are presenting their art, culture, and knowledge traditions in the national capital. So, what is the significance of this event and why this event is so important? इसके पीछे की सोच क्या है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में राजकिशोर जी उपलब्ध है। डॉक्टर राजकिशोर जी वनवासी कल्याण आश्रम से बहुत लंबा समय जुड़े हुए हैं। आज अभी जो वनवासी जनजाति क्षेत्र के लोगों के अधिकारों के लिए जनजाति सुरक्षा मंच उनकी पहचान के लिए अस्मिता और अस्तित्व के विषयों के लिए काम करता है, उनके बीच में राजकिशोर जी काम करते हैं। वो आज इस कार्यक्रम के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। नमस्कार राजकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी नमस्कार के स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले क्या क्या दृष्टि है इस सांस्कृतिक समागम की अभी दिल्ली में ये सांस्कृतिक समागम क्यों? जी जी अभी भगवान बिरसा मुंडा का 150वीं जन्म जयंती चल रहा है, तो हम लोगों ने विचार किया कि भगवान बिरसा मुंडा जनजाति समाज का और संपूर्ण भारत का ही गौरव है। तो इसीलिए उनका जो 150वीं जयंती है, हम सब मिलकर के और देश का राजधानी में यहाँ दिल्ली में हम लोग इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाएं और उसके साथ ही हमारा जो धर्म, संस्कृति, आस्था, परंपरा और सांस्कृतिक जो समागम, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया। तो पूरे देश भर से हमारे समाज के लोग और काफी संख्या में आगामी 24 मई को लाल किला मैदान में आने वाले हैं और उसके साथ ही भव्य शोभा यात्रा भी करने का विचार है। 5 स्थानों से भी ऐसे निर्णय हुआ है कि 5 जगह से शोभा यात्रा भी निकलेगा। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम है। कितनी संख्या अपेक्षित है, कितने जनजाति के लोग इसमें समाहित होंगे? जी जी वैसे तो संपूर्ण भारत देश में 750 प्रकार के जनजाति हैं, इस पे 500 से भी अधिक प्रकार के लोग आने का संभावना है और 1.5 लाख लगभग संख्या आने का है। अच्छा, 1.5 लाख संख्या है। तो दिल्ली में इनको कैसे, मतलब आपने कहा है कि इनकी शोभा यात्राएं निकलेंगी, तो 1.5 लाख लोगों का क्या वो पहले एक दिन आ जाएंगे? उनकी रहने की व्यवस्था, उनका पूरा ये जो, तो वो कैसे आयोजन किया है? क्या दिल्ली के लोग भी इसमें इतनी संख्या में शामिल हो रहे हैं?
जी, जी, जी। दिल्ली में पहली बार इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम हो रहा है और दिल्ली के जो यहाँ के जो निवासी हैं, वो इतने जनजाति को कभी देखा नहीं है इतने संख्या में। तो वो लोग हमारे दिल्ली में अतिथि जनजाति समाज ये आ रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे घर में अतिथि आते हैं इसी प्रकार से स्वागत के लिए सब तैयार है। वैसे 23 तारीख से भी आना शुरू हो जाएगा और सभी लोग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग आने वाले हैं सब अपने भाड़ा खर्च करके आने वाले हैं। सुदूर नॉर्थ ईस्ट जो है वहां से भी 5 ट्रेन से स्पेशल ट्रेन से लोग आ रहे हैं। बाकी पूरे देश भर से लगभग 40 से 45 ट्रेन से इस कार्यक्रम में पधार रहे। उसके अलावा भी दिल्ली के आसपास जो राज्य है वहां बस से अपनी छोटी गाड़ियां से काफी संख्या में लोग आने वाले हैं। तो यहाँ विभिन्न स्कूल है, बाकी इस प्रकार का जो है रहने का वो सारा व्यवस्था दिल्ली के लोगों ने व्यवस्था किया है। अच्छा, तो वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थान से। जी जी जी। इसमें से तो राजकिशोर जी बहुत लोग ऐसे होंगे जो जीवन में शायद पहली बार दिल्ली आ रहे होंगे या ट्रेन में बैठ रहे होंगे, तो इनके साथ कोई साथ में लेकर आने वाला कार्यकर्ता है, कोई जिम्मेदार, ऐसे भी ये सोचा है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे भी है कि कभी ट्रेन में चढ़ा ही नहीं है। अब दिल्ली राजधानी देखना तो दूर की बात है, ट्रेन भी नहीं चढ़ा, ऐसे भी काफी संख्या में लोग हैं। वो हमारे हर प्रांत में सभी अच्छा प्रकार से ठीक प्रकार से व्यवस्था किया गया है। ट्रेन के प्रमुख एक रहेंगे, उनके सहयोग भी रहेंगे, फिर कोच के अंदर भी एक कोच प्रमुख रहेंगे, फिर 10-20 के लोगों के ऊपर भी एक प्रमुख रहेगा। इस प्रकार से सबका सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाएगा। तो इसलिए सारा व्यवस्था ठीक ठाक होगा, ऐसा है। तो इसमें जो कहा गया है कि आस्था, संस्कृति और परंपरा की रक्षा और जनजागृति, क्यों ऐसा लगा जनजाति सुरक्षा मंच को कि जनजातियों की आस्था और उनकी परंपरा की रक्षा हेतु दिल्ली में ऐसा कार्यक्रम करना आवश्यक है? क्या ऐसा जनजाति क्षेत्र का, क्योंकि अभी तो बहुत सारी योजनाएं जनजाति को लेकर है, वहाँ पे शिक्षा के अवसर भी है, अभी कनेक्टिविटी भी सुधर गई है, रोड हो, रेलवे हो, तो क्यों ऐसा लगता है? क्या जनजाति असुरक्षित महसूस कर रही है? जी जी जी, आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है कि अभी जिस प्रकार से जनजातीय क्षेत्र में ये विदेशी मिशनरीज के द्वारा और धर्मांतरण का बहुत ही तेजी से ये काम चल रहा है, धर्मांतरण का, और उनका जो संस्कृति है, आस्था है, परंपरा है, ये खतरे में पड़ते जा रहा है। और हालांकि राज्य स्तर पर तो इस प्रकार से हो रहा है समाचार की बाकी, लेकिन जो दिल्ली जो मुख्य जो देश का राजधानी है, यहाँ पर सारे जो राष्ट्रीय मीडिया है, बाकी इस प्रकार का ये समाचार यहाँ का दिल्ली में ये नहीं बन पाता है कि वो राज्य में छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, झारखंड में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली के लोगों को मालूम नहीं होता है। तो यहाँ पर उस प्रकार से हम ये बताना चाहते हैं सरकार को भी और समाज को भी और बाकी सभी को कि इस प्रकार का ये हो रहा है। हमारा सरकार से विशेष करके अपेक्षा कि हमारा जो इसमें तो सहयोग करें, इस प्रकार का कानून बने जो हमारा जो संस्कृति है, परंपरा है, आस्था है, ये इसका संरक्षण हो। जी राजकिशोर जी, जब हम संवैधानिक अर्थ में भी जनजाति कहते हैं, उस अनुसूची की व्याख्या हो या शेड्यूल ट्राइब की जो एक अकादमिक भी संकल्पना हो, उसमें या इवन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो यूनाइटेड नेशंस वगैरह है, उन्होंने भी कहा है कि जिनकी उन परंपराओं में आस्था है, उन परंपराओं का जो पालन करते हैं, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज, ये दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उन्हीं को अब जो जिन्होंने मतांतरण कर लिया, जो वहां की स्थानिक परंपरा को मानता ही नहीं, जो प्रकृति की पूजा करता नहीं है,
तो वो उसको कैसे वो शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों का संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहा है? तो इसके बारे में क्या अभी जनजाति क्षेत्र में क्या जागृति आ गई है? जी, यही सबसे दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि सरकार के सूची में वो एसटी ही बना रहता है हम्म, और बाकी मिशन में चर्च में वो ईसाई रहता है। हम्म, तो इस प्रकार से वहां तो अल्पसंख्यक है, हम्म, लेकिन दूसरे तरफ एसटी के सूची में भी है। हम्म, तो ये जो दोनों प्रकार का उनको फैसिलिटी लाभ इस प्रकार से मतलब अवैध है वो वास्तव में। वो तो एसटी में जनजाति में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी बीच बीच में इस प्रकार का फैसला दिया है कि जो जनजाति का जो रूढ़िजन्य परंपरा है उसको जो मानता है वही जनजाति है। जो जन्म से मरण तक का उनका जो परंपराएं हैं, उनका जो संस्कार विधि है, जो पर्व त्योहार है, देवी देवता है, इस प्रकार पूजा स्थान है, इसको जो नहीं मानता है तो वो जनजाति नहीं होगा। लेकिन वो इस प्रकार से कहेंगे वो अपना एक छिपाते हैं, एक क्रिप्टो क्रिश्चियन भी बोल सकते हैं कि इस प्रकार का ये है, दोनों तरफ का वो लाभ लेना चाहता है। जब भी अवसर होता है तो कभी अल्पसंख्यक के नाम से भी, कभी दिखाई देता है कि आयोग के सदस्य बन गए अल्पसंख्यक का किसी राज्य में, और दूसरी जगह पे दूसरी जनजाति जगह आयोग के बन गए। हाँ, दूसरी जगह पे एसटी में भी हो जाते हैं, कभी एमएलए भी हो जाते हैं। तो ये सब भी दिखाई देता है। जी, आपने तो लंबा समय इस विषय को लेकर काम किया है। झारखंड में आज भी आप जनजाति की स्थिति को देख रहे हैं। तो जैसे ये आपने आस्था और अस्मिता से जुड़े हुए विषय है, संवैधानिक अधिकारों से विषय जुड़े हुए हैं, वैसे ही उनके कुछ विषय जो है वो अस्तित्व से भी जुड़े हुए हैं, अधिकारों मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि जो जंगल से जुड़े हुए उनके व्यवसाय है, उन अधिकारों से भी जुड़े हुए हैं। क्या उन विषयों को लेकर भी समागम में कुछ चर्चा होगी? निश्चित रूप से यहाँ धर्म, संस्कृति, आस्था, अधिकार इसके बारे में भी होगा। जैसे अभी पेशा कानून जो है उस पर भी विचार होगा कि 1996 में जो पेशा कानून जो बना है और वो लगभग 5वें अनुसूची क्षेत्र में ये तो लागू है। कुछ जगह उसका नियम नहीं बना है, कुछ जगह लागू भी है, लेकिन पूरे देश में जहां जहां 10 राज्य तो 5वें अनुसूची राज्य है, तो वहां पर निश्चित रूप से और ठीक प्रकार से उसका नियम भी राज्य बनाए और बिल्कुल वो लागू हो, ताकि जनजाति समाज को वो लाभ हो उसका। और उसका उससे पेशा कानून ठीक प्रकार से लागू होने से बिल्कुल वो उनका धर्म, संस्कृति, परंपरा, आस्था इसका रक्षा होगा। जी, अभी एक बड़ा कार्यक्रम हैदराबाद में हुआ था, तो उसमें भारत की माननीय राष्ट्रपति जी भी आई थी। तो उन्होंने कहा कि भारत का हर वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, हर कोई भारतवासी है। जनजाति सुरक्षा मंच भी ये मानता है। जी। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि आप जब कहते हैं कि नहीं जनजाति की विशिष्ट पहचान है, जनजाति के विशिष्ट अधिकार है, जनजाति का विशिष्ट तरीके का खान पान है, तो उससे भारत की जो सबको जोड़कर देखने की अवधारणा है उससे थोड़ा सा अलग देखना, अलगाववादी, ऐसा विचार, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जनजाति का जो भी विशिष्ट जो परंपराएं हैं, जो भी परंपराएं हैं, सभी सनातन परंपरा है। जैसे सनातन का जो हम बोलेंगे ना, सनातन संस्कृति मतलब क्या, ये जो पंच तत्व का जो पूजन करना, ये जो धरती का पूजा है, आकाश का पूजा है, वायु का पूजा है, अग्नि का पूजा है, जल का पूजा है, ये जनजाति समाज में भी इसी को मानते हैं।
और जो प्रकृति का जो पूजन है, हम्म। जनजाति समाज प्रकृति पूजन करते हैं, सभी सनातनी वो प्रकृति का पूजन करते हैं, मूर्ति का भी पूजन करते हैं, लेकिन मूल रूप से सनातन का ये पंच तत्व है, प्रकृति है मूल, लेकिन उसका संरक्षण हमारे जनजाति समाज करते हैं और पूजन भी करते हैं। तो इसीलिए दोनों एक ही है। वो सनातन और जनजाति का वो बिल्कुल मूल तत्व एक है और यही हमको जोड़ता है, क्योंकि धरती हम माता मानते हैं, सभी सनातनी और सभी जनजाति धरती का पूजन करते हैं, सूर्य भगवान को मानते हैं। तो ये प्रकृति को, नदी को, ये जो पंच तत्व है सभी, यही हमको एक करता है और बाकी जो विदेशी विचार है वो हमको अलग करता है। जी जी, और ये भारतीय विचार ये एक है। एक बड़ी और समस्या जो दिखाई देती है वो जनजाति के युवाओं के संदर्भ में, क्योंकि वो जनजाति परंपरा से एक तरफ जुड़े रहना चाहता है, दूसरी तरफ उसको भी, उसके भी एस्पिरेशंस है, उसको भी अंग्रेजी शिक्षा चाहिए, उसको भी शहर में आकर उच्च शिक्षा में जाना है, यूनिवर्सिटी सिस्टम में उसको भी डिग्री चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए जी। तो ऐसे में वो अपनी आस्थाएं है, परंपरा है, जो रीति रिवाज है, संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए क्या जनजातीय सुरक्षा मंच कुछ कर रहा है क्या? जी जी, और इस समागम में ऐसा कितना प्रतिशत आपको लगता है युवाओं का भी रहेगा प्रतिनिधित्व? जी जी, मैक्सिमम युवा वर्ग ही रहेंगे, महिला हो पुरुष हो, युवा वर्ग ही इस समागम में अधिक से अधिक वो आने वाले हैं। इसका मतलब कि जो बहुत उच्च शिक्षित हो गए, पढ़े लिखे हो गए, तो अपना जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको छोड़ देना ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल क्या है, नगर में भी काफी संख्या में जनजाति समाज के लोग रहने लगे हैं। एक अध्ययन के लिए भी आते हैं, बाकी सर्विस के लिए भी आते हैं, अन्य काम के लिए भी आते हैं नगर में भी। तो जगह जगह पर अभी सुरक्षा मंच भी और अन्य जो समाज में इस प्रकार का सामाजिक संगठन भी इस प्रकार का काम कर रहे हैं कि जैसे कि पर्व त्योहार मनाना है, गांव में तो जो हम मनाते ही हैं, लेकिन हम नगर में भी जैसे जिला केंद्र है या राज्य का राजधानी है, तो वहां पर भी मिल करके और हम इस प्रकार का मनाने का और अपने लोगों को, युवाओं को जगाने का भी ये काम चलता है जी। एक बहुत बड़ी समस्या इस संदर्भ में जो दिखती है वो जनजाति क्षेत्र में वैचारिक चुनौती की। अभी तो हमने नक्सलवादी, जो बंदूकधारी नक्सलवादी है, उनका तो खात्मा लगभग हो गया, लेकिन उन्होंने जो वैचारिक चुनौती खड़ी की है कि ये त्योहार आपका नहीं है, आप इसके नहीं हो, ये भगवान आपका नहीं है, ये भ्रम, एक वैचारिक भ्रम पैदा करने के लिए जो षड्यंत्र चलता है, तो जैसे कुछ मिशनरियों के चलता है वैसे माओवादियों के द्वारा भी चलता है। हाँ। तो उसको निपटने को लेकर कुछ विचार मंथन भी संभव है क्या इस समागम में? इस समागम में भी होगा और वो चलता भी रहता है इस प्रकार से। और ये जो नक्सलवादी या जो वामपंथी जो विचार है, ये इसका शुद्ध रूप से समस्या जहां नहीं है वहां पर समस्या निर्माण करना और उस समस्या को समाधान करने का ढोंग नहीं करना। तो इस प्रकार से हमारे जनजाति समाज में वो भ्रम निर्माण करने का भी काम कर रहे हैं कि ये तुम्हारा भगवान नहीं है, वो देवता नहीं है, तुम अलग हो। तो यहाँ जो हमारा जो सनातन रूपी जो विशाल वट वृक्ष है और उसके नीचे हम सब शांति, शीतल छाया में सब हम आराम से है, सुख शांति से है, लेकिन ये लोग अपना वो राजनीति करने के लिए और हमको फिर अलग करना चाहता है और इस प्रकार से
सनातन जो मुख्य धारा है हम्म, उससे अलग थलग करने का ये भी विदेशी विचार है, चाइना का विचार है। हम्म, तो ये भी जैसे मिशनारीज का भी वही विचार है, इसका भी वही है, पाश्चात्य विचार है। हर कोई अपने जी अपने राजनीतिक स्वार्थ के जी लिए जी जी, जनजाति का दुरुपयोग हाँ करना जी जी, चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब यदि सामान्य हमारे दर्शकों को समझना है तो इस समागम की क्या विशेषताएं आप बताएंगे कि क्या इस समागम में जिसने जनजाति जीवन देखा नहीं है, जनजाति लोगों से मिला नहीं, उस व्यक्ति को क्या देखना चाहिए, क्या विशेषता इस समागम की रहेगी? इस समागम का मुख्य जो एक विशेषता तो ये है कि जो 500 से भी अधिक प्रकार की जो जनजाति यहाँ समागम में जो आने वाले हैं, उनका विभिन्न प्रकार का जो वेशभूषा होगा, रंग बिरंगी होगा, उनका उतना ही प्रकार का वाद्य यंत्र होगा। तो वो जो अलग अलग 5 जगह से वो जो निकलेंगे दिल्ली के सड़कों में शोभा यात्रा, तो ये आकर्षक मैंने एक देखने लायक होगा और कभी कोई देखा नहीं है और उस प्रकार का वो देखेंगे। एक तो ये होगा और उनका नृत्य वगैरह जो होंगे तो ये भी विशेष है। दूसरा जो हम संदेश यहाँ जो देना चाहते हैं कि हम निश्चित रूप से वन क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, अलग थलग क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन देश का राजधानी में भी हमारे समाज यहाँ भी है और बाकी समाज और हम अलग नहीं है, हम एक हैं। ये भाव तो मैं एक रक्त, ये भाव समरसता भाव, हम वनवासी, ग्रामवासी और नगरवासी, हम सब भारतवासी हैं, भारत माता के हम संतान हैं, भाई हैं, बहन हैं, भाई भाई हैं। ये इस प्रकार के ये भाव इस कार्यक्रम के माध्यम से ये मुख्य इसका ये है। आपस में इन जनजातियों में भी ऐसा ध्यान में आता है कि बहुत सारे संवाद की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा लगता है ना कि हम सुदूर क्षेत्र में कहीं पे तो हम अकेले हैं, लेकिन जब मान लीजिए कि कहीं का भील है और कहीं का संथाल है और उसको ध्यान में आता है कि नहीं नहीं ये तो हमारी बहुत सारी परंपराएं एक दूसरे के साथ मेल खाती है, या हमारे कहीं पे बड़ा देव है तो कहीं पे वो बूढ़ा बाबा है, तो वो हमारे भगवानों के नाम ऊपर से अलग अलग दिखते हो लेकिन उसके पीछे का मूल तत्व एक ही है। तो ऐसा विभिन्न जनजातियों में आपसी अनुभवों का आदान प्रदान का शेयरिंग, इसको लेकर भी जनजाति सुरक्षा मंच की कुछ योजना बन रही है? हाँ जी, जो आएंगे यहाँ पर समागम में ये भी एक दूसरे आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, प्रत्यक्ष देखेंगे भी, तो निश्चित रूप से वो भी अनुभव अपना करेंगे, आदान प्रदान होगा। और वैसे हम लोग करते भी हैं अलग अलग जगह पर बीच बीच में संगोष्ठी वगैरह। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट में वहाँ अनेक जातियां हैं, तो वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर गुवाहाटी में बीच बीच में जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से और बड़ा समागम जैसा वहां भी होता है और एक एक विषय में, और उसमें सब अपना अपना जाति के लोग अपना विशेषता बताते हैं। तब उनको लगता है कि हमारा सब तो एक ही है, हम भले कुछ अलग बोलते हैं। वैसे ही जैसे आपने कहा भील है, गौंड लोग बड़ा देव बोलते हैं और हम संथाल लोग मरंगुरु बोलते हैं और उसी को महादेव बोलते हैं, तो कोई बूढ़ा देव बोलते हैं, तो है तो वही एक ही चीज है जी। ये जब कार्यक्रम होगा तो इसमें क्या अपेक्षा है आपको सरकार की तरफ से? आपको कोई मतलब किसी को आप निमंत्रित कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व मंच पर कौन प्रमुख लोग इसमें रहने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी देंगे तो? हाँ जी जी। इस जनजाति सांस्कृतिक समागम जो 24 मई लाल किला मैदान में जो होगा, इसके मुख्य अतिथि के रूप में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी रहेंगे और हमारे
जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक माननीय गणेश राम भगत जी अध्यक्षता करेंगे और अपने कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सत्येंद्र सिंह जी रहेंगे। 2 उपाध्यक्ष हैं, माननीय तेची गोविंद जी अरुणाचल प्रदेश से रहेंगे, माननीय HK नागो जी ये तेलंगाना से हैं, हैदराबाद से हैं। इस प्रकार से और भी कई अतिथि मौजूद रहेंगे। बाकी दिल्ली के सम्माननीय और भी सरकार के कुछ मंत्री वगैरह भी आएंगे, MP सब भी रहेंगे और बाकी जो मुख्य रूप से जो मंच में रहेंगे वो कुछ ही लोग रहेंगे। बाकी सम्मान्य अतिथि नीचे रहेंगे, उनको स्थान दिया जाएगा। इस प्रकार का व्यवस्था है। एक राजकिशोर जी, जनजाति के साथ और एक विषय जोड़ा जाता है, वो पिछड़ेपन को लेकर, बर्बरता को लेकर। ब्रिटिशों ने भी एक नैरेटिव चलाया कि इनके पास तो कोई ज्ञान नहीं है। और मैंने जैसे अभी कहा, जब भारत की ज्ञान परंपरा, तो सही में तो जनजाति ने तो उस ज्ञान परंपरा को संभालना, संजोए रखना, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको मतलब मैं तो मानता हूं कि बहुत बार हम नगर में रहने वाले लोग उस ज्ञान को भूल गए जो जनजाति ने संभाल के रखा है। जी जी जी। तो उसको शिक्षा में लाने के लिए भी कुछ प्रयास हो सकते हैं क्या? ऐसा समागम में मान लो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, जवाहरलाल नेहरू, ऐसे कुछ स्टूडेंट इनके बीच में यदि बात करे, चर्चा करे, तो ऐसा भी संभव है कि उनसे वो कुछ सीखे। नहीं तो बहुत बार उनको लगता है कि नहीं, हम उनका विकास करने जा रहे हैं, विकास आप उनका क्या, वो विकसित ही है, उनसे हमको सीखना है। तो ये भाव कैसे जगेगा? ये भाव, वो ये जो दूरी और खाइयां, इतना अधिक विरोधियों ने, जो विरोधी माने विधर्मी बोलेंगे, जो पाश्चात्य विचार वाले, तो वो इनके बीच में इतना दूरी फैला दिया है कि वो कहते हैं कि वो अपने नहीं है, वो हमारा शत्रु है। और नगरवासी लोगों को भी इस प्रकार से ये मैकाले मानस पुत्र के द्वारा जो लिखित जो साहित्य है उसका अध्ययन करके उनको भी लगता है वो हमसे अलग है। तो ये भ्रम जो है ना, इसको दूर करने का जरूरत है। इसीलिए नगर के जो भी विद्यार्थी हो या यूनिवर्सिटी के, वो गांव में जाना चाहिए प्रत्यक्ष, और वहां पर जाकर के उनको अनुभव होगा। जैसे मैं संताल समाज के बारे में बताता हूँ, मैं संताल जनजाति से आता हूँ। जब संताल समाज में, संताल परिवार में कोई भी अतिथि आते हैं, सबसे पहले एक आसन दिया जाता है, उनके पास जो भी है उपलब्ध, और अतिथि को बैठाते हैं। इसके बाद उस परिवार में जो भी महिला होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, और घर के अंदर में सबसे अच्छा लोटा, जो कांसा वाला लोटा होता है, वो निकालती है और मांजती है, चमकाती है, एक लोटा जल अतिथि के सामने रखती है और फिर प्रणाम पाती करती है। इसके बाद बारी बारी से परिवार के सभी सदस्य आकर के फिर प्रणाम पाती करते हैं। यदि अतिथि बड़े हैं तो प्रणाम करेंगे, अतिथि रिश्ता में छोटा है तो प्रणाम को स्वीकार करेंगे। इसका भी एक है, तरीका है। तो जी, तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं और किसी गांव में नदी तालाब में जाते हैं और तन मन को शुद्ध करते हैं और स्नान करके शुद्ध हो करके और पवित्र वस्त्र धारण करते हैं और एक लोटा जल, पत्र, पुष्प लेकर के किसी देवथान में जाते हैं और पत्र पुष्प को समर्पण करते हैं देवता को, फिर प्रणाम पाती करते हैं। अतिथि देवो भव का साक्षात व्यवहार आज भी संताल समाज में है, जनजाति समाज में है। वेद के अंदर ऋग्वेद में अतिथि देवो भव है, लेकिन व्यवहार में संताल समाज में है, जनजाति समाज में है। ये इतना श्रेष्ठ परंपरा पहले रहा होगा सभी के यहाँ, आज बाकी जगह वो विलुप्त हो गया, वहां पर आज भी है। जी, इस प्रकार का है। तो अंत में हम तो हमारे जो दर्शक है उनको ये बताना चाहेंगे कि
ये कुल मिलाकर ये जो जनजाति सांस्कृतिक समागम है, इसकी क्या आप जिसको हम कह सकते हैं कि उद्देश्य पूर्ति देखते हैं कि ये होगा तो उसके कारण क्या होगा, इसके फॉलो अप में क्या होगा, नीतिगत विषय पर क्या होगा और जनजाति समाज के लिए क्या होगा? जी जी, एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि हम जनजाति समाज, एक तो पहली बार देश का राजधानी में इतने संख्या में, जो लाखों की संख्या में हम यहाँ जो इकट्ठा होंगे, इससे एक दूसरे में एक विश्वास जगेगा। बाकी जो नहीं भी आएंगे तो ये सुनेंगे और समाचार के माध्यम से, तो उनमें भी मैंने विश्वास होगा। बाकी देश के यहाँ अन्य जो समाज के लोग हैं वो भी देखेंगे, और जो विरोधी है, जो इसके खिलाफ वाले जो हैं, वो भी देखेंगे। तो अच्छा, ये ऐसे उनको वो भी एक भय उनके में उत्पन्न होगा और हमारे लोगों में आत्मविश्वास जगेगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगा। और हम कम नहीं है, एक हमारा विराट स्वरूप का ये दर्शन होगा, आत्मविश्वास जगेगा। तो एक मैसेज एक सबके लिए ये होगा मुख्य रूप से। जी, तो ये संस्कृति समागम 24 मई को होने जा रहा है, और जो धर्म संस्कृति छोड़ेगा वो पहचान अपनी खोएगा, इस उद्घोषणा के साथ जनजाति सुरक्षा मंच इस भव्य समागम को आयोजन करने जा रहा है। तो हमारी तरफ से और सारे भारत के नगर वासियों की तरफ से इस समागम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस हमारे साथ स्टूडियो में आए और इस समागम के बारे में सारी जानकारी साझा की। राजकिशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार। So, viewers, this was Rajkishore ji, is a national co-convener of Janajati Suraksha Manch, and this particular event that is going to happen on 24th of May, with the slogan that loss of culture is loss of identity. How to protect and preserve the culture and heritage of the scheduled tribes of India. More than 500 representatives of various scheduled tribes will be amalgamating, and that's why it is called as the Janajati Sanskritik Samagam. It is going to be the conglomeration of the unique cultural manifestations, but still realizing the inherent unity of all the scheduled tribes that are inherently connected with Bharat, the idea of Bharat, the eternal Bharat. Thank you for watching Organizer YouTube channel. Do subscribe, share with your near and dear ones, and do not forget to share your comments. Namaste, Dhanyawad.